गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। राजनीतिक विज्ञान का यह हमारा दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में आप सभी बच्चों को मैंने सिलेबस तथा एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था। इसलिए आज की क्लास में राजनीतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रथम अध्याय के अंतर्गत जो हमारा पाठ का शीर्षक हो जाता है वह है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस अध्याय का यह पहला क्लास है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट 1। यह क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 2025 में देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए क्लास को अब हम प्रारंभ करें। सर्वप्रथम आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा प्रथम अध्याय है जिसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यह किस बुक से है? चूँकि मैंने पिछले क्लास में तो बता दिया था कि राजनीतिक विज्ञान में 2 किताब है। कितना किताब है प्यारे बच्चों? 2 किताब है। ठीक है, तो पहला जो प्यारे बच्चों किताब है जिसका शीर्षक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में राजनीति किताब का पहला अध्याय जिसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ को मैं आज पढ़ाने के लिए आया हूँ। सर्वप्रथम जो पहला किताब है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, जो पहला किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत मतलब आज़ाद भारत। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था प्यारे बच्चों? तो 1947 में आज़ाद हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान में हम कहाँ से पढ़ेंगे? तो 1947 के बाद 1947 के बाद जो भी महत्वपूर्ण घटना घटा, जो भी महत्वपूर्ण समस्या आया, जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन है, उन सभी का अध्ययन हम राजनीतिक विज्ञान के पहले अध्याय में करेंगे। इसलिए जाहिर सी बात है जो हमारा पहला अध्याय है जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। चूँकि प्यारे बच्चों देखो, देश तो हमारा आज़ाद हो गया था 1947 में। ठीक है, तो 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद हमारे देश के समक्ष जो भी चुनौतियां आया, चुनौती मतलब एक प्रकार से समस्या। ठीक है, तो जो भी समस्या आया, जो भी चुनौती आया, उन चुनौतियों का सामना हम लोग किस प्रकार किए उन्हीं का अध्ययन करेंगे इस किताब में। ठीक है, यानी इस अध्याय में। तो सबसे पहले हम अध्ययन क्या करेंगे? सबसे पहले अध्ययन हम यह करेंगे कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ यानी 1947 में, आज़ादी के बाद फिर से हम अपने देश को किस प्रकार बनाएंगे, देश में आने वाली जो भी चुनौती है उनका समाधान हम किस प्रकार करेंगे, ए से लेकर के जेड तक हम अध्ययन करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, अध्याय को पढ़ाने से पहले हम आप सभी बच्चों को बताए थे कि अध्याय को पढ़ाने से पहले सर्वप्रथम हम अध्याय का सिलेबस आप सभी बच्चों को बताएंगे। तो जो पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसका सिलेबस क्या हो जाता है? तो पहले अध्याय का आपका सिलेबस है, पहला पॉइंट आपका हो जाता है नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। यानी पहले पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। फिर दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। फिर तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे रजवाड़ाओं का विलय। फिर चौथे पॉइंट में पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। अर्थात पहले अध्याय में कितना पॉइंट पढ़ना है? पहले अध्याय में 4 पॉइंट पढ़ना है, और आप इन्हीं 4 पॉइंटों को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका अध्याय आपका स्वतः समाप्त आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा पहला क्लास है, तो पहला क्लास में हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? तो पहला क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। नए राष्ट्र का क्या तात्पर्य है? नए राष्ट्र का तात्पर्य है कि 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हो गया, तो 1947 से पहले किसका कानून था? अंग्रेज का कानून था। तो अंग्रेज के ही कानून को ध्वस्त किया गया, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमें क्या ज़रूरत था? एक नए कानून का।
एक ऐसे कानून का जिसे सभी भारतीय खुशी खुशी स्वीकार कर ले, ठीक है, और वह कानून सबका साथ दे, सबका विकास दे, उस कानून से सभी लोग सहमत हो। लेकिन ऐसा कानून को बनाना भी अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती था, तो उन्हीं चुनौती को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा देखिएगा हमारे देश में कितना विविधता है, ठीक है, ढेर सारा विविधता है, तो विविधता को किस प्रकार एकता कायम रखें ये भी अपने आप में चुनौती था। तो इसलिए प्यारे बच्चों सर्वप्रथम हम आज क्या पढ़ेंगे, नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। इस पॉइंट को आज हमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, इस पॉइंट को पढ़ाएंगे। पॉइंट को पढ़ाने के बाद इस पॉइंट से क्या क्या प्रश्न बनेगा, इस प्रश्न को भी बताएंगे तथा उस प्रश्न का उत्तर भी समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को अब हम प्रारंभ करें। लेकिन प्यारे बच्चों प्रारंभ करने से पहले आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, प्यारे बच्चों देखिए हम लोग बिहार वाले जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं, वैसे छात्र जो कक्षा 12 की परीक्षा 2025 में 8 से देंगे, उनके लिए हमारा पेड कोर्स चलता है। पेड कोर्स का फ़ी प्यारे बच्चों मात्र 1500 रुपये है। कितना रुपये है प्यारे बच्चों, 1500 रुपये है। लेकिन ये जो 1500 फ़ी है 15 फरवरी तक है। कब तक है प्यारे बच्चों, 15 फरवरी तक है। अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो 15 फरवरी से पहले ज्वाइन कर ले, मात्र 1500 लगेगा। 1500 में आपको सभी विषय पढ़ाया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, सभी विषय, चाहे आपका विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ठीक है, गृह विज्ञान, यानी जो भी विषय है सभी विषय आपको पढ़ाया जाएगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है आर्ट सेंटर रोसेरा। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च करिए आर्ट सेंटर रोसेरा और डाउनलोड कर लीजिए। या हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक को क्लिक करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें और पेड कोर्स में जा करके हमारे कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और 15 फरवरी के बाद फी कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इसलिए जिस बच्चे को जुड़ना है 15 फरवरी से पहले जुड़ जाएं। चलिए हमारे कोर्स का विशेषता क्या है, लाइटली हम आपको ये भी बता देते हैं। कोर्स का विशेषता है सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लेक्चर नोट्स मिलेगा। प्रश्न उत्तर जो कराया जाएगा बिहार बोर्ड 2025 के आधार पर ही कराया जाएगा, लघु दीर्घ तथा वस्तुनिष्ठ, ठीक है। MVVI VVI क्वेश्चन भी बताया जाएगा। टेस्ट का भी सुविधा है, स्मार्ट टेस्ट, डाउट क्लास, सिलेबस को नंबर से पहले समाप्त किया जाएगा, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर रिवीजन। संडे को स्पेशल क्लास होगा, स्पेशल मोबाइल नंबर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा कॉल करिएगा, आपका समाधान आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए अब हमारा प्यारा देश भारत कब आज़ाद हुआ, ठीक है। तो हमारा प्यारा देश भारत प्यारे बच्चों 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को आज़ाद हुआ, ठीक है। हमारा प्यारा देश भारत कब आज़ाद हुआ, 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को आज़ाद हुआ। अब आप कहिएगा सर ये 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि क्या है, इसे भी काफ़ी अच्छे से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखो लाइटली हम इतना समझते हैं कि हमारा प्यारा देश भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। आपको पता है कि 15 अगस्त को जब हमारा प्यारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के दिन जितना हम खुश थे उतना हम गम में भी थे। यानी हम खुशी मनाए कि गम मनाए हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। खुशी देखो, खुशी इस बात का था कि हमारा देश आज़ाद हो गया, गम इस बात का था कि आज़ादी के साथ साथ हमारे देश से विभाजित होकर के एक और देश बना जिसका नाम था पाकिस्तान। तो एक तरफ हमारा देश आज़ाद हुआ, दूसरी तरफ उसी समय हमारे देश का बंटवारा भी हुआ, वह भी धर्म के आधार पे, जिससे हमें एक नया पड़ोसी देश देखने को मिला जिसका नाम पाकिस्तान पड़ा। पाकिस्तान कहने के लिए पवित्र स्थान है, क्योंकि पता है पाकिस्तान का क्या मतलब होता है, पाकिस्तान का मतलब हो जाता है पाकिस्तान, पाक का मतलब होता है पवित्र, अर्थात पवित्र स्थान को ही पाकिस्तान आपको कहा जाता है, ठीक है। तो जिस दिन
हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन हम लोग खुशी भी थे और गम में भी थे। गम में क्यों थे समझ गए? क्योंकि उसी दिन हमारे देश का धर्म के आधार पर बंटवारा भी हुआ। ऐसा आज़ादी इस पृथ्वी पर किसी भी देश को नहीं मिला कि देश आज़ाद भी हो रहा है और देश का बंटवारा भी हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बाकी देश जिस प्रकार आज़ाद हुआ उस प्रकार भारत आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि भारत आज़ाद के यानी देश को आज़ादी के साथ साथ देश का विभाजन भी आपको करना पड़ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुल मिलाकर के हमारा देश प्यारे बच्चों कब आज़ाद हुआ? तो हमारा प्यारा देश भारत लंबे संघर्ष के बाद 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को आज़ाद हुआ। अब आप कहिएगा सर ये 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि क्या है, इसमें हमें कन्फ्यूजन लग रहा है, तनी अच्छा से बताइए। तो कहने के लिए आप कहिएगा कि नहीं कहिएगा प्यारे बच्चों? तो ये 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि क्या है? देखो हुआ क्या बात है, घटना सुनो। घटना है 14 अगस्त की, ठीक है, 1947। तो 14 अगस्त की 1947 को रात के लगभग 2 बजे, रात के लगभग 2 बजे, ठीक है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 14 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को रेडियो के माध्यम से, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि का है, इसी रात्रि को रेडियो के माध्यम से पूरे देश को अंग्रेजी में संबोधित करते हैं। किस भाषा में? तो अंग्रेजी में संबोधित करते हैं। देशवासी तो सो रहे हैं, लेकिन मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि हमारा देश आज़ाद हो गया। क्या हो गया? आज़ाद हो गया। लंबे समय के संघर्ष के बाद आज हमारा देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो 14 अगस्त की मध्यरात्रि को जो अंग्रेजी में भाषण दिया, उस भाषण को कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। क्या कहा जाता है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यह जो भाषण जवाहरलाल नेहरू ने दिया, किस भाषा में दिया? अंग्रेजी में दिया। इसी भाषण के माध्यम से देश यानी जो हमारा देश आज़ाद हो गया उसका सूचना पूरे भारत को आपको दिया गया। ठीक है, लेकिन जो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आपको लग जाता है, ठीक है, कि हम लोग क्यों कहते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हो गया? क्योंकि देखो 2 कैलेंडर आपको चलता है। अगर आप अंग्रेजी कैलेंडर उठाइएगा तो 14 अगस्त की मध्यरात्रि लगभग 2 बजे, 2 जैसे ही बजा तो 12 के तो पार चला गया, और आपको पता ही है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कि 12 के बाद जाएगा ऑटोमेटिक 15 कहलाएगा। कौन सा तिथि कहलाएगा? 15 तिथि कहलाएगा। इसलिए हम लोग आज़ादी किस दिन मनाते हैं? तो 15 अगस्त को मनाते हैं। और जो खुशी का जो भी कार्यक्रम हुआ वह 15 अगस्त को ही हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है आधी रात को तो सारा कार्यक्रम होगा नहीं, सुबह में ही होगा। तो सुबह भी कौन सा डेट पड़ा? 15 अगस्त को पड़ा। लेकिन जो आपका पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने क्या किया कि एक दिन पहले आज़ादी मनाया, यानी 14 अगस्त को मनाया। अब कहने के लिए हम लोग कहते हैं देश तो एक साथ आज़ाद हुआ, पाकिस्तान और भारत, लेकिन पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ादी दिवस क्यों मनाता है? पाकिस्तान पता है कब आज़ादी दिवस मनाता है? तो 14 अगस्त को ही मनाता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों मनाता है, तो कारण तो बहुत सारा है। अब कौन सा कारण संतोषजनक है इस पर कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला हुआ, लेकिन मेरे समझ से पाकिस्तान इसलिए 14 अगस्त को मनाता होगा, एक यह दिखाने के लिए कि देखो तुमसे पहले हम आज़ाद हो गए। दूसरा जो कैलेंडर होता है, जैसे अगर हम हिंदू धर्म की कैलेंडर की बात करें तो हिंदू धर्म में क्या होता है? दिन की शुरुआत होता है सूर्योदय के बाद। ठीक है, उसी प्रकार जो इस्लाम कैलेंडर होता है, हिजरी कैलेंडर होता है, उसका भी दिन शुरू होता है सूर्योदय के बाद। लेकिन आज़ादी की घोषणा चूँकि 14
मध्यरात्रि को हुआ तो इस प्रकार हो संभवतः वह 14 अगस्त को आज़ादी दिवस आपको मनाया। तो यह भी अपने आप में एक समस्या हो जाता है। जैसे कि मान लो, ठीक है प्यारे बच्चों, एक हम बात बताते हैं कि मान लो कि तुम्हारा एक बेटा हुआ, ठीक है, तुमको एक बेटा हुआ, तुम्हारा शादी हो गया और शादी होने के बाद तुम्हारा बेटा हुआ। अब बेटा हुआ 14 अगस्त की मध्यरात्रि को रात के 2 बजे। कितने बजे? रात की 2 बजे। तो तुम बताओ कि तुम इसका बर्थडे कब मनाओगे? अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो यह तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 15 अगस्त पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद हो गया। अगर हम हिंदी कैलेंडर उठाएंगे तो यह 14 अगस्त ही पकड़ाएगा, ठीक है। तो अब जो छठियारी होगा 6 दिन बाद, वह 14 को आधार माना जाएगा। किसका आधार माना जाएगा? 14, ना कि 15, क्योंकि 15 तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आपका हो गया, ठीक है। तो इसे हम इतना डिटेल क्यों समझाएं? क्योंकि आप अपना किताब उठाइएगा ना, राजनीतिक विज्ञान का, NCERT का अथवा BTBC का, तो पहले लाइन में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि हमारा प्यारा देश भारत लंबे संघर्ष के बाद 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को आज़ाद हुआ। तो बहुत बच्चा समझ नहीं पाता है कि यहाँ 14-15 अगस्त क्यों लिखा हुआ है, डायरेक्ट 15 अगस्त ही क्यों नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि हम तो ठाड़े हम तो एक एक शब्द को आपको समझाएंगे। आपके मन में जो भी सवाल उत्पन्न होगा उसको हम समझा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो इस पंक्ति को आप समझ गए। तो 14 अगस्त की ही मध्यरात्रि को, यानी रात के 2 बजे लगभग रेडियो के माध्यम से पूरे, क्योंकि उस समय क्या चलता था? रेडियो ही तो चलता था ना, उस समय तो रेडियो ही तो चलता था। रेडियो के माध्यम से अंग्रेजी भाषण कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। इस समय यानी 14 अगस्त रात के 2 बजे लगभग, इस समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक भाषण दिया गया जिसे ट्विस्ट विद डेस्टिनी, अंग्रेजी में क्या कहा गया? ट्विस्ट विद डेस्टिनी। चूंकि अंग्रेजी में ही भाषण आपको दिया जा रहा है तो शीर्षक भी अंग्रेजी का ही होगा, ट्विस्ट विद डेस्टिनी। अगर हम इसको हिंदी रूपांतरण करते हैं, हिंदी, तो हिंदी में क्या होगा? भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, और ये भाषण किस भाषा में दिया गया? अंग्रेजी भाषा में, जिसका प्रमाण आप देख सकते हैं, ये पिक्चर देख सकते हैं। रात का ही समय है, 14 अगस्त, ठीक है, कि मध्यरात्रि को भाषण दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू ने। 14 अगस्त 1947 आधी रात को अपना ट्विस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। यह भाषण अंग्रेजी भाषा में दिया गया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, भारत के लिए आज़ादी वाला दौर भी सामान्य नहीं रहा। यानी जिस प्रकार बाकी देश आज़ाद हुआ खुशी खुशी, तो वैसा आज़ादी भारत को नहीं मिला। क्योंकि भारत एक तो आज़ाद हुआ, लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारा किस आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे हुआ। लेकिन बंटवारा हो गया, फिर भी देश में सांप्रदायिक घटना चल रहा था। पंजाब में गदर हो रहा था, यानी हिंदू सिख मुस्लिम, इसमें पूरा झगड़ा हो रहा था। बंगाल में भी पूरा सांप्रदायिक घटना हो रहा था हिंदू मुस्लिम में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उस दिन कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक घटना भी हुआ, जैसे पंजाब में हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिएगा बंगाल में हुआ, ठीक है। और समान इसलिए भी नहीं था क्योंकि देखो, जब हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ ना, तो आज़ादी के बाद 3 घटना हुआ, 3 नहीं 2 घटना हुआ। पहला घटना, एक घटना में जैसे कि मान लो ये हम, ठीक है, हम एक व्यक्ति जैसे मान लो हम बिहार के हैं, तो बिहार के हम हैं तो हम खुशी भी हैं गम में भी हैं। खुशी इस बात का है कि हम आज़ाद हो गए, गम इस बात का है कि देश का बंटवारा हुआ, बंटवारा। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, जैसे मान लो ये लड़का है पंजाब का, किस राज्य का है? पंजाब का। तो ये लड़का पंजाब का अथवा मान लो बंगाल का, ठीक है। तो बंगाल और पंजाब का कुछ ऐसा जिला था, उस जिला को 1947 में यह निर्धारित नहीं किया गया कि वह जिला पाकिस्तान में जाएगा कि भारत में। कल्पना करो कि तुम उसी जिला से, यानी ये लड़का उसी जिला से है जिस जिला को यह कन्फर्म नहीं किया गया कि तुम पाकिस्तान में गया कि तुम भारत में गया।
अब ये लड़का बताओ, ये खुशी मनाएगा कि दुखी मनाएगा कि गम मनाएगा? ये लड़का कहेगा हमको पता ही नहीं है, हम खुशी मनाए कि गम मनाए मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में गए कि भारत में गए। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि देश हमारा आज़ाद हो गया, अंग्रेज से हम लोग मुक्ति पा लिया। लेकिन दुख इस बात का है कि हमें नहीं पता है कि हम पाकिस्तान में गए कि हम भारत में गए। ऐसा घटना कहाँ हुआ? तो पंजाब और बंगाल के कुछ ज़िला में हुआ। ऐसा नहीं है कि सभी ज़िला के साथ हुआ, कुछ ज़िला के साथ हुआ, ठीक है। और उस ज़िला को आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद उस ज़िला को यह तय किया गया कि वह ज़िला भारत में गया या पाकिस्तान में गया। तो कल्पना करो कि आज़ादी के दिन उस जिला वासी के साथ कैसा महसूस हुआ होगा। वो बेचारा तो बस यही ना कहेगा हम लोग अंग्रेजी से मुक्ति पा लिए, लेकिन इन्हें पता है कि हम भारत में गए कि पाकिस्तान में, ठीक है। तो ऐसा हाल भी हुआ। इसी कारण से देखिएगा जो सबसे बड़ा सांप्रदायिक घटना हुआ था पंजाब और बंगाल में हुआ था, और बंगाल से भी काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिक घटना हुआ था पंजाब में। इसलिए देखिएगा पंजाब पे उस घटना के आधार पर न जाने कितना फिल्म बना है। उनमें से एक फिल्म है गदर, जिसका गाना है उड़जा काले कावा तेरा, जिसका हीरो है सनी देओल। देख देखिए उस फिल्म में आप लोग इन्हें क्या देखते हैं, ट्रेन आ रहा है, पूरा लहास, यानी एक तरफ हिंदू का पूरा लहास है, एक तरफ उसका लहास, कितना मार काट चल रहा है। क्यों ऐसा हुआ? अरे यही कारण से ही तो हुआ ना पंजाब के उस क्षेत्र में, समझ गए। तो आप देख सकते हैं क्या आज़ादी का दिन भी बाकी देशों की तुलना में सामान्य था? भारत का नहीं था। हम लोग इस परिस्थिति में आज़ाद हुए, और इस परिस्थिति के बाद यानी आज़ाद भी हो गए हैं, फिर भी देखो संप्रदाय की घटना चल ही रहा है, मार काट चल रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, हिंदू मुस्लिम में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है प्यारे बच्चों। और इस परिस्थिति में तुम बताओ कि देश को एक साथ यानी सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर के चलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो आज़ादी के बाद देखिए जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद तो ढेर सारा समस्या था, लेकिन उन समस्या में भी बहुत बड़ा समस्या था। तो उन्हीं समस्याओं का अब हम अध्ययन करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो अब हमारा अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों राष्ट्र निर्माण की समस्या, ठीक है प्यारे बच्चों, राष्ट्र निर्माण की समस्या। अब देखो हमारा प्यारा देश भारत 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारे देश के समक्ष ढेर सारा चुनौती था बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का, यानी चुनौती तो ढेर सारा था। इतना ज़्यादा चुनौती था, इतना ज़्यादा समस्या था, अगर हम चिट्ठी बनाएंगे ना चिट्ठी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन उन चुनौती में से 3 गो यानी 3 बड़ा चुनौती था, ठीक है प्यारे बच्चों, 3 बड़ा चुनौती, ठीक है, 3 गो बहुत बड़का चुनौती था। अगर इस 3 बड़ा चुनौती का जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो हमारा प्यारा देश भारत और भागों में टूट जाता, और भाग में टूट जाता, ठीक है। क्योंकि देखो हुआ ये, ठीक है, हुआ ये कि जब हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद जब अंग्रेज भारत छोड़ को जा रहे थे तो अंग्रेज ने जो भारत का हाल देखा, क्या हाल देखा? हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो रहा है, सिख मुस्लिम में झगड़ा हो रहा है, एकदम गदर मचा हुआ है, वो उसका मुंडी काट रहा है, वो उसका मुंडी काट रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अंग्रेज ने कहा कि देखो भारत, तुम तो आज़ाद हो गए हो, लेकिन जान लो आज आज़ादी के कारण देश 2 भाग में बटा, धर्म के आधार पे मुस्लिम पक्ष का लोग पाकिस्तान बनाया, ठीक है, और तुम्हारा जो देश भारत है यह भारत अपने आप में एक महादेश है, यानी तुम्हारे देश में इतना अभी भी विविधता है, विविधता ऊपर से लेकर के नीचे तक है, ठीक है। ऊपर के लोग हिंदी बोलते हैं, नीचे के लोग तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, यानी भाषा में विविधता, ठीक है।
तो इतना ज़्यादा तुम्हारे देश में विविधता है, इस विविधता के कारण तुम्हारा देश क्या हो जाएगा, भविष्य में अनेक भाग में टूट जाएगा। तो इस प्रकार हमारे समक्ष यह समस्या बन गया कि हम लोग किस प्रकार सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चले, जिस कारण सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहे। तो इस प्रकार हम यह देख पाते हैं आज़ादी के समक्ष तीन ऐसा बड़ा चुनौती था। अगर इस तीन चुनौती का समस्या का समाधान नहीं किया जाता ना, तो उस समय भी देश कई और भाग में बंट जाता। संभवतः पंजाब देश बनता, पंजाब देश बन जाता, पंजाबी के आधार पे। पूरा द्रविड़ यानी दक्षिण भारत द्रविड़ के आधार पर देश आपको बन जाता। यानी हर एक जो आज इतना बड़ा भूभाग आप भारत का देख पा रहे हैं ना, उतना बड़ा भूभाग ही नहीं होता, बल्कि उस भूभाग से भी अलग अलग देश आपको बन जाता। दक्षिण से द्रविड़ बन जाता, पंजाब आपका पंजाब देश आपको बन जाता, इस प्रकार से। ठीक है, तो इन्हीं तीन चुनौती का सामना हम किस प्रकार किए इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, आज़ादी के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, ठीक है, आज़ादी के पश्चात देश को अनेक प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु इन चुनौतियों में तीन बड़ी चुनौती थी। यानी चुनौती तो ढेर सारा था, जैसे गरीबी का, महंगाई का, भुखमरी का, चुनौती तो ढेर सारा था, लेकिन इन चुनौती में तीन बहुत बड़ा चुनौती था। अगर इस तीन चुनौती का समस्या का समाधान नहीं होता तो देश और भाग में टूटता। जैसे आज़ादी के दिन दो भाग में टूटा ना, भारत और पाकिस्तान। 1947 के बाद भी इस चुनौती का सामना नहीं हम लोग कर पाते तो देश और भाग में टूटता। वह तीन चुनौती कौन था? तो पहला चुनौती था एकता कायम करने की चुनौती। ठीक है, अब एकता कायम, किस में एकता कायम? हिंदू मुस्लिम में एकता कायम, हिंदू सिख में एकता कायम, सिख मुस्लिम में एकता कायम। यानी सभी धर्मों में, सभी धर्मों को किस प्रकार हम एक सूत्र में बांध पाएँ, किस प्रकार लोग जाति के आधार पर भेदभाव ना करें, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करें, भाषा के आधार पर भेदभाव ना करें, संस्कृति के आधार पर भेदभाव ना करें, तो सभी लोगों को एक सूत्र में जोड़े रखना, बताओ कितना मुश्किल काम हो जाता है। तो एकता कायम रखने की चुनौती, इसका अध्ययन हम क्या करेंगे? इसी अध्याय में करेंगे। ठीक है, तो ये पहला चुनौती हो गया। दूसरा चुनौती लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। दूसरा चुनौती कौन था? लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जो हमारा संविधान बना, ठीक है, उस संविधान को हम किस प्रकार बनाएं कि सभी धर्मों के लोग माने। चूंकि देश में, भारत में अत्यधिक जनसंख्या किसका था? हिंदू का था, 80%। तो क्या हम अपने संविधान में सिर्फ हिंदू को ज़्यादा महत्व दें? अगर हिंदू को ज़्यादा महत्व देते तो अन्य लोग, हम अन्य लोग है ना क्या करते? अन्य लोग आंदोलन करना स्वीकार कर देते। तो इस प्रकार हमें ऐसे लोकतंत्र स्थापित करने का चुनौती था जिसे सभी लोग स्वीकार कर ले। तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती था। लोकतंत्र स्थापित करने के बाद किस प्रकार चुनाव संपन्न करें, यह भी अपने आप में चुनौती था। तो लोकतंत्र कायम करने की चुनौती, इसे हम विस्तार पूर्वक अध्याय 2 में पढ़ेंगे। यानी जो हमारा अगला अध्याय होगा, दूसरा अध्याय होगा, उसमें हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा चुनौती था ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो। अगर हम विकास करेंगे तो सभी वर्गों को लेकर के चलेंगे, समानता का बर्ताव करेंगे जिससे सभी का विकास हो। आसान भाषा में सबका साथ सबका विकास। जो भी दबे कुचले लोग हैं उनके लिए ऐसा योजना बनाया जाए कि जिससे वे भी लोग विकास कर सकें। ठीक है, तो इसे हम विस्तार पूर्वक अध्याय 3 में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? अध्याय 3 में। इस प्रकार मान लो आपसे कोई अगर पूछेगा कि बताओ स्वतंत्रता के बाद कितनी बड़ी चुनौती था, ऑब्जेक्टिव में पूछा, आप क्या कहिएगा? स्वतंत्रता मतलब आज़ादी के बाद 3 बड़ा चुनौती था। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 3। अगर लघु में पूछेगा स्वतंत्रता के पश्चात 3 बड़ी चुनौती कौन कौन सी थी, उत्तर क्या लिखेगा? स्वतंत्रता के पश्चात 3 बड़ी चुनौतियां निम्नलिखित है। एकता कायम करने की चुनौती, लोकतंत्र कायम करने की चुनौती, ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का विकास हो की चुनौती। समझ गए?
तो इन्हीं चुनौती को आज हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किस चुनौती को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एकता कायम करने की चुनौती। कौन सा चुनौती, एकता कायम करने की चुनौती। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है समझ में तो कमेंट करके बताइए जी सर समझ में आ रहा है। तो पहला चुनौती कौन सा हो गया, एकता कायम करने की चुनौती। ठीक है, चलिए, एकता कायम करने की चुनौती। तो प्यारे बच्चों देखो, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद धर्म के आधार पे पाकिस्तान ने तो अपना देश बना लिया इस्लाम धर्म के आधार पर। लेकिन जो भारत देश था, तो भारत में अभी भी इतना ज़्यादा मुसलमान था कि इसे धर्म के आधार पर कोई देश नहीं बनाया जा सकता था। क्योंकि इस भारत में मुसलमान लोग भी थे, सिख लोग भी थे। ठीक है, तो ऐसे में भारत ने यह डिसाइड किया कि हम अपने देश को धर्मनिरपेक्ष रखेंगे, यानी भारत किसी भी धर्म को महत्व नहीं देगा, भारत मानवता को महत्व देगा। किसको महत्व देगा, मानवता को। जैसे देखो, पाकिस्तान इस्लाम धर्म के आधार पर बना, इस प्रकार हम कह पाते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भारत में अभी भी ढेर सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, सिख लोग रहते हैं, जैन लोग रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, यानी अभी भी ढेर सारा विविधता है। अगर हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो जाहिर सी बात है जो दूसरे तबके के लोग हैं, जैसे मुसलमान हो गए, सिख हो गए, वे लोग आंदोलन कर देंगे। तो इस प्रकार भारत ने यह स्वीकारा कि हम किसी भी धर्म को महत्व नहीं देंगे, देश को धर्मनिरपेक्ष बना देंगे। अर्थात भारत सभी धर्मों वाला देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सभी धर्मों का हम सम्मान करेंगे। ठीक है, सभी धर्मों का हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन अब बताओ, सभी लोगों को एक साथ जोड़े रखना कितना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम है कि नहीं है, मुश्किल काम है। क्योंकि आज़ादी के बाद अंग्रेज ने ऐसा चाल चला था कि सभी लोग में क्या हो गया, सभी लोग में मतभेद हो गया। हिंदू मुस्लिम से झगड़ा कर रहा है, मुस्लिम सिख से झगड़ा कर रहा है, सिख हिंदू से झगड़ा कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जब मैंने बताया था ना कि अंग्रेज जब भारत छोड़ के जा रहा था, तो अंग्रेज ने कहा, देखो भारत, आज तो तुम आज़ाद हो गया, आज़ादी के दिन धर्म के आधार पर देश को बांट लिया पाकिस्तान और भारत, लेकिन जान लो तुम्हारा जो भारत है, इस भारत में अभी भी विविधता है। विविधता हर एक चीज़ में। सबसे पहला विविधता धर्म के आधार पे। आज भी तुम्हारे देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। भाषा में विविधता तुम्हारे देश में, ठीक है, हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, न जाने कितने किस्म का भाषा बोला जाता है। वेशभूषा में कोई साड़ी पहनती है, कोई सूट पटियाला पहनती है, कोई घाघरा और चोली पहनती है, कोई बुर्खा पहनती है, कोई धोती कुर्ता पहनता है, तो कोई लुंगी पहनता है, कोई जीन्स पैंट पहनता है। पर्व में कोई मुहर्रम मनाता है, कोई छठ मनाता है, कोई दुर्गा पूजा मनाता है, तो कोई क्रिसमस मनाता है। तो तुम्हारे देश में इतना विविधता है, इतना विविधता है कि कोनो जिंदगी में सभी लोग एक साथ खुशी खुशी नहीं रह पाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत टुकड़ा टुकड़ा में बट जाएगा। भारत क्या हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा में बट हो जाएगा। यह बात हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दिल पर छेद कर गया। तब पता है नेहरू ने क्या कहा, नेहरू ने कहा, देखो अंग्रेज, कान खोल करके सुन लो, हमारे देश में भले ही विविधता है, मैंने माना हमारे देश में अलग अलग भाषा बोला जाता है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग वे पर्व मनाते हैं, लेकिन जान लो हम सभी लोग एक ही छत के नीचे भाईचारे की तरह रहते हैं। हमारे देश में भले ही विविधता है, लेकिन इस विविधता में एकता है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, भारत में भले ही विविधता है, लेकिन इस विविधता में एकता है। तो विविधता में एकता की विशेषता कौन बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया। आपके एग्जाम में यह प्रश्न
ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। पूछेगा विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आपको पता है पाकिस्तान जो धर्म के आधार पे बना था, भविष्य में पाकिस्तान और दो भाग में बट गया, लेकिन भारत नहीं बटा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। तो एकता कायम करने की चुनौती, तो सबसे पहला चुनौती क्या था? एकता कायम करने का। अगर हम सभी धर्मों के बीच एकता कायम नहीं कर पाते तो सिख अपना अलग से सिखिस्तान देश बना लेता, दक्षिण के लोग द्रविड़ देश आपको बना लेता। इसलिए सभी में एकता कायम करना अति महत्वपूर्ण आपका हो गया। अगर नहीं कर पाते तो भारत और भाग में टूट जाता। ठीक है, तो पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिससे भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। यानी सबका हम जगह देंगे, सब धर्मों का सम्मान करेंगे, सभी धर्मों के संस्कृति के वेशभूषा का हम लोग क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। तब तो सभी लोग खुशी खुशी रहेंगे ना। आज हमारे देश में क्या होता है? आज हमारे देश में कोई अगर मुहर्रम मनाता है तो भले ही वह मुस्लिम है, मुहर्रम में वो भी हिंदू भी मुहर्रम मनाता है। कोई अगर हिंदू दीपावली मनाता है तो उस दीपावली में मुस्लिम भी हमारा साथ देता है। और देखो हम लोग आज कितना खुशी खुशी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। ठीक है, भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। जैसे एशिया महादेश में अलग अलग देश हैं और सभी देशों में अलग अलग विविधता है, उसी प्रकार भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। ठीक है, यहाँ अलग अलग बोली जाने वाली, यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे। बोली मतलब भाषा बोलने वाले लोग थे। मैंने कहा ना, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मराठी बोलता है। अगर आप बिहार से हैं हिंदी बोलते, तुम दक्षिण भारत तुम चले जाओ, हिंदी कोई नहीं बोलेगा, तेलुगु बोलेगा, मलयालम बोलेगा। आपको लगा अरे भाई हम कहाँ चलाएं, कौन देश में चलाएं, भाषा ही आप नहीं समझिएगा। ठीक है, उनकी संस्कृति अलग थी, वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, कोई सिख था। ठीक है प्यारे बच्चों, उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता है। यानी ज़्यादा दिन तक यह भारत चलने वाला नहीं है, भविष्य में और भाग में टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि यहाँ ढेर सारा विविधता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आकांक्षा एक तरह से सच साबित हुई। यानी लोग जो यहाँ मान के चलते थे कि भारत भविष्य में और भाग में टूट जाएगा, अब लोगों को विश्वास हो गया। क्यों विश्वास हो गया? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया। तो लोगों ने कहा कि धर्म के आधार पर जब पाकिस्तान बन गया, क्या पता सिख धर्म के आधार पर सिखिस्तान बन जाए, क्या पता दक्षिण भारत अलग हो जाए, क्या पता कि मराठी के आधार पर अलग हो जाए। तो लोगों के मन में यह विश्वास हो गया था। ठीक है, भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़ा हो गया। यानी अब जाहिर सी बात है कि भाई भविष्य को लेकर के गंभीर सवाल खड़ा होगा ही होगा। ठीक है, क्या भारत एक रह पाएगा? कि भारत का यह जो भूभाग है प्यारे बच्चों इस प्रकार से, ठीक है, क्या इतना बड़ा भूभाग रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, या टूट जाएगा, या भारत टूट करके बिखर जाएगा? यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपको लग गया। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत में विविधता में एकता की विशेषता बताई। ठीक है प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने भारत में विविधता में एकता की क्या बताई? विशेषता। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भले ही हमारे देश में विविधता है, लेकिन कान खोल के जान लो इस विविधता में एकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रश्न भी बनेगा, विविधता में एकता अर्थ भारत में विविधता में एकता अर्थ स्पष्ट करें। लघु प्रश्न भी प्यारे बच्चों कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो पहला चुनौती को समझने में किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है प्यारे बच्चों, दूसरा है लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। दूसरा कौन सा चुनौती है? लोकतंत्र कायम करने। लोकतंत्र मतलब कि अब हमारे देश में संविधान बन चुका, उस संविधान को कैसे लागू किया जाए,
क्या उस संविधान को सभी वर्गों के लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर स्वीकार कर लिए तो देश में किस प्रकार से चुनाव किया जाए? क्या उस चुनाव का जो रिजल्ट होगा सभी लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा समस्या हो गया। ठीक है, उस समय जो चुनाव होता था, लोकतंत्र होता था, अमीर देश में होता था, जैसे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया। गरीब देश में लोकतंत्र स्थापित हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि चुनाव कराने में पैसा खर्चा होता था और भारत उस समय गरीब देश था, क्योंकि अंग्रेज ने तो भारत को चूस लिया था। ठीक है, तो अंग्रेज हंस रहा था, हा 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 हा, ये भारत लोकतंत्र स्थापित करेगा, ये तो गरीब है, फूटी कौड़ी नहीं है, ये कैसे चुनाव कर पाएगा? चुनाव कराने में तकनीक लगता है, पैसा लगता है, ये कंगलवा कहाँ से चुनाव करा पाएगा? जब चुनाव ही नहीं होगा तो काहे का लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा? नहीं। तो भारत में चुनाव कराना भी अपने आप में बहुत बड़ा समस्या बन गया। इसलिए दूसरे अध्याय में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार भारत में चुनाव हुआ। ठीक है, चलिए। तो दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। जैसे संविधान में मौलिक अधिकार की गारंटी, नागरिकों को मताधिकार का गारंटी। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भारी काफ़ी नहीं होता। यह चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव में चलन में आए। यानी जैसा संविधान में है वैसा यानी धरातल भी होना चाहिए, पृथ्वी पर भी होना चाहिए। यानी जो संविधान बन चुका है ऐसा नहीं है कि वह नियम पन्नों में ही सिमट करके रह जाए, वास्तविकता में भी वह होना चाहिए। अगर मताधिकार सभी वर्गों को प्राप्त है तो सभी लोग चुनाव देगा, यानी सभी लोग वोट देगा। ऐसा नहीं कि नाम का पन्ना में है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए? चलिए, जैसे देखो आज हमारे देश में कहते हैं ना कि दहेज कोई नहीं लेता है, दहेज पर बैन है, प्रतिबंध है, दहेज ले, जो अगर दहेज लेगा उसको जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन यह देखो आज पन्ना में ही है ना, लोग शादी करता है तो लेने वाला दहेज लेबे करता है, दहेज तो है चलन में, लेकिन संविधान में क्या है? दहेज लेना नहीं है, जो लेगा उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पेज में ही हो, वास्तविकता में भी चलन में हो। ठीक है, चलिए। तो दूसरा चुनौती क्या था? लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। चलिए, अब है तीसरा चुनौती, ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो। क्योंकि उस समय क्या था कि भारत में कुछ ऐसा वर्ग था जो कि एकदम पिछड़ा हुआ था, जैसे दलित वर्ग यानी शूद्र, वो काफ़ी क्या था? गरीब तबके का लोग था। क्योंकि शुरू से ही, प्रारंभ से ही उन पे काफ़ी ज़्यादा जातियाँ हो चुका था। तो हमें ऐसे विकास की ज़रूरत थी कि जिससे सभी वर्ग का लोग क्या हो सके? विकास कर सके। और जो दबा हुआ लोग हैं जैसे हरिजन हो गया, उन्हें ऐसे आरक्षण का व्यवस्था किया जाए कि जिससे उनका भी जन कल्याण हो सके। इससे हमारे देश में क्या होता? गरीबी खत्म हो जाता। देख रहे हैं, यह बच्चा खाने के लिए भीख मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, तो इस प्रकार का जो गरीबी है वो जड़ से क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो उस विकास से सबका विकास होना चाहिए, किसी भी एक तबके को हम महत्व नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि भारत में हिंदू ज़्यादा है तो हम हिंदू को ही महत्व देंगे और मुस्लिम को भूल जाएंगे, सिख को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो, ना कि कुछ तबकों का। तबकों मतलब समुदाय का, जैसे हिंदू मुस्लिम। ठीक है, संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा। क्योंकि भारत में जो हिंदू लोग हैं उनमें भी देखिएगा असमानता था। जो आपका ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वह दलितों के साथ असमानता का व्यवहार किया करते थे। ठीक है, तो संविधान ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम सबको एक नज़र में देखेंगे। मेरे लिए कोई ब्राह्मण हो या कोई शूद्र हो, हम यह नहीं देखेंगे, हम सीधे हम मानव को मानव समझेंगे और सभी को समानता का व्यवहार करेंगे। सभी लोग वोट दे सकता है, उसके लिए जाति जरूरी नहीं है, बस जरूरी है भारतीय। अगर आप भारतीय हैं तो वोट दे सकते हैं, आपको वह अधिकार प्राप्त होगा जो ब्राह्मण को होगा। ठीक है, यानी मेरे नज़र में सब लोग एक बराबर। ठीक है,
तो संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाएगा। जो अल्पसंख्यक है उसे विशेष क्या दिया जाएगा? सुरक्षा दिया जाएगा। अल्पसंख्यक, उस समय अगर अल्पसंख्यक देखेंगे तो देखिए हिंदू में जो आपका क्षुद्र जाति का लोग, दलित वर्ग के लोग, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अल्पसंख्यक है। आदिवासी लोग अल्पसंख्यक है, उसे विशेष सुरक्षा आपको दिया जाएगा। ठीक है। असली चुनौती आर्थिक और विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना था। असली चुनौती क्या था कि ऐसा हम कौन सा नीति बनाए कि जिससे क्या हो सके, तो गरीबी जड़ से खत्म हो जाए। और इसे ही हम कहाँ पढ़ेंगे? विस्तार पूर्वक अध्याय 3 में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? इस प्रकार हमने देखा कि आज़ादी के बाद यूं तो ढेर सारा समस्या था, उन समस्या में कितना बड़ा समस्या? तो 3 गो बड़का समस्या, यानी 3 बड़ा चुनौती। कौन कौन? एकता कायम करने की चुनौती, लोकतंत्र कायम करने की चुनौती तथा ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो सके की चुनौती। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो आज हमारा जो प्यारे बच्चों जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका समाप्त हो गया। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर आप एक बात नहीं बताएं, यह राष्ट्र निर्माण क्या होता है? ठीक है, क्योंकि शीर्षक ही देखिएगा प्यारे बच्चों, शीर्षक हमारा क्या है? तो शीर्षक हमारा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। शीर्षक अध्याय का क्या हो जाता है? देखिए ना, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो आपके मन में ये भी ना प्रश्न आएगा कि सर ये राष्ट्र निर्माण क्या होता है? तो राष्ट्र को बनाना ही राष्ट्र निर्माण आपको कहलाता है। तो राष्ट्र को बनाना का तात्पर्य मतलब क्या हो गया कि अंग्रेज जब छोड़ के गया तो अंग्रेज का जो भी नियम था सब खत्म हो गया। तो फिर से हमें जरूरत था एक ऐसे ढांचा बनाना, एक ऐसा डीएनए बनाना जिससे हमारा देश सुचारू रूप से चल सके। उसके लिए जरूरत था हमें संविधान बनाने का। ठीक है। तो देख लो राष्ट्र निर्माण क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो, राष्ट्र निर्माण का अर्थ होता है एक देश की संस्था समृद्धि और विकास के लिए निर्माण की प्रक्रिया। यह एक देश के समाज, अर्थव्यवस्था, संविधान, संगठन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म आदि के विकास के लिए उत्पन्न होने वाली प्रक्रियाओं की स्थिति को बताता है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, अब इस पॉइंट से आपको प्यारे बच्चों कितना प्रश्न बनता है? तो आपको क्या करना है, मैंने जो भी आपको पढ़ाया, ठीक है, इन्हीं के आधार पर खुद से आपको उत्तर बनाना है। अगर आप खुद से उत्तर बनाना सीख जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। तो प्रश्न कौन कौन है? तो प्रश्न का उत्तर अपने भाषा में दे। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा उस हिसाब से उत्तर दे। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के समक्ष कौन सी बड़ी चुनौतियां थी? मैंने बता दिया कौन कौन सी थी। 3 गो बड़का चुनौती, वही लिख दो। दूसरा, भारत में विविधता में एकता, अर्थ स्पष्ट करें। ये भी तो भारत में विविधता में एकता की विशेषता कौन बताया? जवाहरलाल